Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the Let's Crack UPSC CSE channel, which is the largest YouTube platform for civil service preparation. हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 8 की मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर और वहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के टॉपिक के ऊपर फिर से आगे चलते हैं. एज ऑलवेज बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर थोड़ा बहुत मेरे बारे में बता देता हूँ. पिछले 7-8 साल से पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर. मल्टीपल स्टूडेंट्स को गाइड किया हुआ है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के चैनल के साथ साथ आई ऑल्सो टीच ऑन अनअकैडमी प्लस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है. बहुत सारे 100 से प्लस एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं और मल्टीपल हमको कोर्सेज यहाँ पे मिलेंगे. यूपीएससी सीएसई के ऊपर भी अनअकैडमी प्लस के ऊपर बहुत सारे टीचर्स पढ़ाने वाले हैं. यहाँ पे आप ज्वाइन करोगे तो आपके लिए फ़ायदा ये है, डायरी लाइव क्लासेस होंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, लाइव टेस्ट मिल जाएंगी, इंक्लूडिंग आपको अनलिमिटेड टाइम लेक्चर्स देखने का मौका भी मिलेगा. ज्वाइन करने के लिए आपको बहुत ही एडवांटेज रहेगा क्योंकि इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाएंगे. उसमें मैं भी हूँ और मेरे जो कोर्सेज है वो भी आप एक्सेस कर पाओगे. यहाँ मैं एनसीईआरटी का कोर्सेज लेट क्रैक यूपीएससी सीएसई की चैनल के ऊपर पढ़ाता हूँ, बट अनअकैडमी प्लस के ऊपर मैं फाउंडेशन कोर्स कराता हूँ एंड माई फाउंडेशन कोर्स कवर्स ऑल द टॉपिक्स ऑफ हिस्ट्री. एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड, अगर आप ये देख रहे हो तो मैं आपको मॉडर्न, एंशियंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री इंक्लूडिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस ये सब कुछ कराऊंगा. ये सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपके लिए एडवांटेज ये है कि आपको हर एक सब्जेक्ट का एक्सेस मिलेगा. ऐसा नहीं कि खाली मेरे कोर्सेज ही आप देखोगे, यू विल बी एबल टू अटेंड ऑल द सब्जेक्ट्स एंड ऑल द लेक्चर्स. इनफैक्ट अगर आप एक बार प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हो तो आपको बहुत सारे एजुकेटर्स के लेक्चर्स देखने का मौका मिल सकता है और आप अपनी तैयारी को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर कर सकते हो. रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हो, अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो. ऐसा नहीं कि एक लेक्चर 4-5 बार देखने के बाद वो वीडियो एक्सेस नहीं हो पाएगा. यू विल बी एबल टू सी इट एज मेनी टाइम्स एज यू कैन लाइक. आप आराम से उसको आराम से देख सकते हो. सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आई सजेस्ट कि आप 12 मंथ या 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिए. 12 मंथ का 44,000 है, 24 मंथ का 64,000 है. आफ्टर यूजिंग द कोड पी एन लाइव आपको 10% डिस्काउंट हो जाएगा. तो ऑलवेज यूज द कोड पी एन लाइव माई फ्रेंड. जब भी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो 64,000 का 57,600 हो जाएगा एंड यू कैन ऑल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ ईएमआई. इसके सिवा अनअकैडमी इज ब्रिंगिंग वन मोर सब्सक्रिप्शन दैट इज नोन एज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. अब ये क्या है दोस्त, तो इसको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो चाहते हैं कि तैयारी के साथ साथ उनको एक मेंटर मिले, तैयारी के साथ साथ उनको एक ऐसा गाइडेंस दिया जाए जो उनके साथ डेडिकेटेड कनेक्टेड रहेंगे. तो दिस अ पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम जहाँ पे एक पर्सनल कोच अलॉट किया जाएगा बाय दी अनअकैडमी टीम. और अनअकैडमी टीम आपको पूरे डिस्कस करके आपको समझाएगी कि हाउ टू प्रिपेयर एंड व्हाट नॉट टू प्रिपेयर. और ये ऐसे कोच होंगे जिनके पास बहुत ही एक्सपर्टाइज है. तो मैं तो आपको पढ़ाऊंगा ही, बट उसके सिवा आपको एक डेडिकेटेड कोच दिया जाएगा जो आपकी पूरी की पूरी तैयारी को मदद करेगा, आपको हेल्प करेगा, उनके एक्सपीरियंस शेयर करेगा और आपको बताएगा कि कैसे तैयारी करनी चाहिए और कहाँ कहाँ पे आपके ड्रॉबैक्स है उसको भी हाईलाइट करेंगे. तो अनअकैडमी प्लस के ऊपर जो आप तैयारी कर रहे हो उसके साथ आपको ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है. तो ये एक्स्ट्रा अवेलेबल है. आप अनअकैडमी प्लस तो ले ही सकते हो, बट इफ यू वांट सम काइंड ऑफ मेंटरिंग फ्रॉम दी अनअकैडमी टीम तो वहाँ पे आपको ये पर्सनल कोच, मोटिवेशन, स्टडी ट्रैकर, आपकी प्रोफाइल को रिव्यू करके आपको हेल्प करेंगे. तो बहुत सारी आपको एक मैं कहूँगा एक्स्ट्रा एडिशनल तैयारी करने के लिए मदद कर सकते हैं. आपको मदद ये भी कर सकते हैं करंट अफेयर्स के अंदर किस तरह से तैयारी करनी है, कैसे आपको इनफैक्ट एमसीक्यूज़ को अटेंड करना है. तो ये सब के ऊपर आपको हेल्प की जाएगी बाय द पर्सनल कोच. इंक्लूडिंग आपको वहाँ तक बोला जाएगा कि कैसे एनसीईआरटी को कैसे अप्रोच करना है, जैसे मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, पर वो पर्सनल कोच भी आपको हेल्प करेंगे. तो उस तरह से आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे वर्कशॉप्स के अंदर हेल्प की जाएगी. आपको कैसे फॉर्म भरना है, डीएफ का फॉर्म कैसे भरना है, ऐसे की एग्ज़ाम कैसे लिखनी है, राइटिंग स्किल को कैसे शार्पन करना है, इन सब की तैयारी भी आप कर पाओगे वहाँ पे. तो अनअकैडमी प्लस के ऊपर आपको इतने बेसिक एडवांटेज तो थे ही. लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलता था. मेरे ऐसे टीचर्स और बहुत सारे और भी टीचर्स हैं जो यहाँ पे आपको पढ़ाते हैं, एजुकेटर्स हैं, उनके साथ तो कनेक्ट कर ही पाओगे. आप जब यहाँ पे आओगे, व्हेन यू जॉइन दी अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, मार्क माय वर्ड्स माय फ्रेंड, तो आपको पर्सनल कोच मिलेगा, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिसेस के लिए आपको डेडिकेटेड शेड्यूल दिया जाएगा, स्टडी प्लानर मिलेगा और आपको पर्सनलाइज फीडबैक भी मिलेगा. तो ये एक एडेड एडवांटेज है ऑन दी अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको 2 ईयर्स का लिए 99,000 है, बट इफ यू यूज द कोड पी एन लाइव, अगर आपने मेरा कोड यूज किया पी एन लाइव,
तो आपको ये 2 ईयर्स का 89,100 हो जाएगा। बिकॉज द पर्सनल कोस्ट आपको अवेलेबल होगा तो इसकी फीस थोड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू द प्लस। तो प्लस में 2 ईयर्स की जो फीस है आफ्टर अप्लाइंग द रेफरल कोड इट इज़ 57,600, बट इफ़ यू वांट टू गो फॉर पर्सनल मेंटरिंग एंड पर्सनल गाइडेंस तो आपकी फीस थोड़ी बढ़ जाएगी, दैट विल कम टू अराउंड 90,000 रुपीज़। वैसे ही 1 ईयर की 64,000 है इन द अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, बट अगर आपने यहाँ पे भी PN लाइव कोड यूज़ किया है तो आपको 64,000 से 57,600 में हो जाएगी। दिस इज द आइकॉनिक। ऐसे तो 1 ईयर की आफ्टर यूजिंग दी आई वुड से रेफरल कोड तो फीस आपकी 39,600 में ही कवर हो जाती है। लेट्स क्रैक इट। मैं आशा करता हूँ कि आप आइदर प्लस या आइकॉनिक दोनों में जुड़ सकते हो, इट्स अप टू यू। बट आपको कोई क्वेरी होगी तो ज़रूर से हमको पूछ सकते हो कि सर कैसे हम लोग तैयारी करें। मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी चालू है, आप यहाँ पे आ सकते हो, जुड़ सकते हो। और इसके बाद आई एम लॉन्चिंग न्यू कोर्सेज ऑन द एंशिएंट मिडिवल एंड द आर्ट एंड कल्चर, आप वो सेशंस को भी अटेंड कर पाओगे। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया था चैप्टर नंबर 7 और या मैं कहूँगा चैप्टर नंबर 6 जो आपके न्यू एडिशन के हिसाब से है। और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को कैसे तोड़ा जाता है बाय द ब्रिटिश। और हमने आपको ये भी बताने की कोशिश की थी कि इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जाता है, पूरी तरह से एनिहिलेट किया जाता है। और कल के क्लास के अंदर हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो पूरी स्टोरी थी वो पढ़ ली थी। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव कवर्ड अप द स्टोरी ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। और मैंने आपको बताया था कि इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है कैसे इन लोगों ने डिस्ट्रॉय किया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करने के बाद हमने ये भी देखा था कि जो न्यू कॉटन टेक्सटाइल मिल्स उभर के आती है, क्या आती है, न्यू कॉटन टेक्सटाइल मिल्स उभर के आती है। तो ये जो नई कॉटन टेक्सटाइल की मिल हुआ करती थी वो भी एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कंडीशन क्रिएट करती है भारत के अंदर। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने ये भी देखने की कोशिश की थी कि इंडिया के अंदर जो भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उन सबको इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके कारण वहाँ का जो लेबर था, जो आर्टिजन्स हुआ करते थे, बड़े बड़े कारीगर थे, वो सब के सब क्या हो जाते हैं, दे ऑल बिकेम अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो हमने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जाती है इंडिया की सोसाइटी में बाय द ब्रिटिशर्स। और हमने प्रीवियस क्लास के अंदर आपको बहुत ही डिटेल्ड के अंदर पढ़ाया था कि कैसे इंडिया की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ठीक है, तो एक साइड के ऊपर इंडिया यूज टू कंट्रोल 1/3 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, तीसरा भाग जो है वो वर्ल्ड ट्रेड का कंट्रोल करता था, इंक्लूडिंग कपड़े के अंदर सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर था। वी वर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द क्लॉथ इन द 17th सेंचुरी। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका डिक्लाइन हो जाता है। हमने प्रीवियस क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा था। आज हम लोग देखने वाले हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का डेवलपमेंट क्या हुआ। तो हमने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर जब ये टॉपिक को पढ़ा था तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि इंडिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या था। ठीक है, तो ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस यहाँ से शुरू होता है। ये चैप्टर की शुरुआत जब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करेंगे तो टीपू सुल्तान की तलवार के बारे में लिखा गया है। और टीपू सुल्तान की तलवार के बारे में जब लिखा गया है तो टीपू के साथ अंग्रेजों ने बहुत सारी फाइटिंग की और जब टीपू को हरा दिया वाया द फाइटिंग ऑफ एंग्लो मैसूर वॉर। किसकी लड़ाई होती है बेटा, एंग्लो मैसूर वॉर की लड़ाई होती है। कब होती है, 1766 से लेके 1799 के बीच में। ये दौरान जब एंग्लो मैसूर वॉर कंक्लूड होता है तो फाइनली हमको ये देखने को मिला कि अंग्रेजों को टीपू की तलवार हाथ में आती है। और जब टीपू की तलवार हाथ में आई तो उन्होंने ये फिर तलवार को लंदन लेके गए। खैर ये तलवार आज की तारीख में फिर विजय माल्या इंडिया भी लेके आ गए थे। बट ये तलवार की खासियत क्या थी, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्वॉर्ड। तो ये तलवार की खासियत ये हुआ करती थी, ये बहुत ही शार्प तलवार थी। इंक्लूडिंग आप देखने को मिलता है कि ये आपके सामने वाले का जो आर्मर होता है, जो बख्तर था, उसको भी आराम से तोड़ पाती थी। ये तलवार की खासियत ये थी कि ये हाई कार्बन स्टील से बनी हुई थी। और इससे ही हमको समझ में आता है कि भाई साहब इंडिया के अंदर करीबन 18th और 17th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी के आसपास का टाइम है ये। और भाई साहब भारत के अंदर हाई कार्बन स्टील बनाने वाले लोग थे। ये स्टील ऐसा होता है जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही हाई होती है। इनफैक्ट इसकी डक्टिलिटी भी बहुत ही हाई रहेगी। आप है ना उसको अलग अलग फॉर्म के अंदर लेके आ सकते हो। तीसरा, आप इनफैक्ट लाइट वेट होने के कारण आप उसको आराम से कैरी भी कर पाओगे और इसकी इम्पैक्ट बहुत ही भारी थी। और भारत के अंदर ये जो हाई कार्बन स्टील है इसको वुड्स के रूप में अंग्रेजों ने पहचाना है। खैर वुड्स इज ए इंग्लिश नेम, मैंने आपको बताया था वुड्स जो है ये कैसा नाम है, इट्स ए इंग्लिश नेम, ये अंग्रेजों का नाम है। और ये जो वुड्स करके जो नाम आपको मिलेगा इसके अंदर से, जो इंग्लिश नेम के रूप में हमको इसको पहचानते हैं,
ये इंग्लिश नेम के रूप में ये वुड्स को इन्होंने इस तरह से डेवलप करना शुरू किया। और ये जो वाटर पैटर्न के रूप में उसको बनाया था, फ्लोइंग वाटर के रूप में, मतलब जैसे पानी बहता है उसके पैटर्न में ये लोग तलवार बना पाते थे। उससे हमको समझ में आता है कि कितनी हाई क्वालिटी ऑफ स्टील इंडिया के अंदर बना करता था। ये टीपू के सुल्तान के बारे में हमने, और टीपू सुल्तान की जो तलवार के बारे में हमने आपको ये भी बताया था कि तलवार का जो हैंडल है वो गोल्ड का बना हुआ है, और गोल्ड के ऊपर अगर आप देखोगे तो कुरान के जो आयतें हैं, कुरान के जो वर्सेस है उसको इंस्क्राइब किया गया था या उसको लिखा गया था, इंक्लूडिंग यहाँ जो आप नीचे का पोर्शन देखोगे, इफ यू कैन सी ओवर हियर, अगर आप यहाँ देख रहे हो तो यहाँ पे टाइगर का एक आपको इमेज दिखेगा। उससे समझ में आता है कि टीपू सुल्तान ऑलवेज यूज्ड टू कॉल हिमसेल्फ एज द टाइगर ऑफ मैसूर, है ना। तो टीपू जनरली अपने आप को कहता है कि मैं मैसूर का टाइगर हूँ। तो इस तरह से उसने ये जो वुड्स करके जो स्टील है अपना जो तलवार बनाया है, वो तलवार के अंदर इस प्रकार की चीज़ें उसने इंक्लूड की और बहुत सारी डिज़ाइंस बनाने की शुरुआत की। अब हमने ये भी देखने की कोशिश की थी कि भारत के अंदर जितने भी यूरोपियंस आए वो सब लोग काफ़ी हक्के पक्के रह गए थे कि यार क्या भाई साहब इंडिया के अंदर क्या एक एक प्रकार से ये वुड्स इंडस्ट्री बनती है। तो एक यूरोपियन थे जिसका नाम था फ्रांसिस बुकैनन। मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर इसके बारे में बताया था कि वो फ्रांसिस बुकैनन, और मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश की थी ये भाई साहब पूरा मैसूर के अंदर घूमते हैं इन द ईयर 1800s, मतलब जब टीपू खत्म होता है उसके बाद। और उन्होंने देखा कि मैसूर के अंदर बहुत सारे स्मेल्टर्स थे। स्मेल्टर्स का मतलब क्या है कि जो आयरन ओर से लोहा निकालने का कामकाज करते हैं उसको स्मेल्टिंग के रूप में पहचानते हैं, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम द रॉक और द सॉइल बाय हीटिंग इनटू अ वेरी हाई टेम्परेचर, तो दैट इज नोन एज स्मेल्टिंग, है ना। तो इंडिया में बहुत सारे स्मेल्टर्स हुआ करते थे जिन्होंने अपने अपने फर्नेसेस बना के रखे थे। फर्नेस समझ में आते हैं, भट्टा कहते हैं उसको हम लोग, ठीक है, सादी भाषा में गर्म भट्टी होती है ना, ठीक है। तो जहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, आयरन, चारकोल, इन सबको इकट्ठा करेंगे और फिर उसको गर्म करेंगे। तो गर्म करने से क्या होगा कि जो मेटल है वो पिघल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेटल को पिघल के बाहर लाने वाली जो कंडीशंस थी, जहाँ पे टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाली जो आपको इनफैक्ट एक प्रोसेस मिलेगा, वो इंडिया के अंदर काफ़ी एग्जिस्ट किया करता था। इनफैक्ट इंडिया के बाहर भी आपको ये जो स्मेल्टिंग का प्रोसेस है और जहाँ पे मेटल मेकिंग प्रोसेस है वो सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के अंदर भी दिख जाएगा। अब दिक्कत क्या थी कि ये जो वुड्स नाम का जो शब्द है जो तलवार के लिए यूज़ हुआ है या स्टील के लिए यूज़ हुआ है, ये कन्नड़ के अंदर उक्कू, तेलुगु में हुक्कू और तमिल मलयालम में उरुकू के रूप में पहचाना जाता था। अंग्रेज़ों ने उसको वुड्स कह दिया है, ठीक है। तो ये वुड्स जो है ओरिजिनल नाम नहीं है, आपको पॉइंट पता होना चाहिए। यूरोप के बहुत सारे लोग ये इंडिया की जो तलवारें और इंडिया की जो भी सामान बन रहा था उसको देख के काफ़ी फैसिनेटेड थे। तो फ्रांसिस बुकैनन के साथ साथ माइकल फैराडे करके, आपको एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको कल के क्लास के अंदर भी बताया था कि ये एक ऐसे मैं कहूँगा लेजेंडरी व्यक्ति थे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किया था। और उन्होंने भी इंडिया की जो स्टील है, इंडियन वुड्स है, उसको पढ़ा। क्यों? क्योंकि ही वांटेड टू स्टडी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इनफैक्ट ही आल्सो वांटेड टू स्टडी, आई वुड से, द कंडक्टिविटी ऑफ द स्टील, और इंडिया की स्टील की क्या खासियत हुआ करती थी। अब क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पावर के ऊपर आई, ईस्ट इंडिया कंपनी पावर के ऊपर आती है, तो ये इंडिया में जो वुड स्टील मेकिंग का प्रोसेस था वो लॉस्ट हो जाएगा। याद रखिएगा ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमको समझ में आता है कि इंडिया की आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी डिक्लाइन में चली जाएगी, जस्ट लाइक द टेक्सटाइल इंडस्ट्री दैट वेंट इनटू द डिक्लाइन आफ्टर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था कि इंडिया की जो भी परंपरागत टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुआ करती थी, मैंने आपको बताया था कि इंडिया की जो भी परंपरागत टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुआ करती थी वो डिक्लाइन में चली जाती है आफ्टर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे भी मिलेगा। द सेम काइंड ऑफ थिंग्स वी फाइंड when we try to understand the iron and steel industry in India as well। खैर, तो इस तरह से हमको ये देखने को मिल रहा है कि भाई साहब इंडिया की आयरन स्टील इंडस्ट्री डिक्लाइन में चलेगी। अब ये क्यों होता है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, ठीक है। तो इंग्लैंड ने बहुत सारा सामान अपना आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का है वो इंडिया में भेजना शुरू कर दिया। और इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति होती है तो औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड के जो बाजारों का सामान था भारत में बेचने की शुरुआत होती है और ये डिक्लाइन में चला जाएगा। प्रश्न ये आता है कि इंडिया में किस प्रकार से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बनता था। दूसरा प्रश्न ये आता है कि इंडिया में क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट एनसीईआरटी के अंदर लिखा गया है कि why would the iron and steel industry be affected by the defeat of the नवाब्स and the राजास। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग बात आपको यहाँ से मिल रही है, तो इसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री
क्यों अफेक्ट हो जाएगी बाय द डिफीट ऑफ द नवाब्स एंड द राजास। ठीक है, अब देखिए आपको 3-4 पॉइंट के ऊपर थोड़ा बहुत समझाता हूँ कि इंडिया के ऊपर जो ब्रिटिश इंडस्ट्री का इम्पैक्ट पड़ा या ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट पड़ा उसकी क्या कंडीशन होती है, आप समझने की कोशिश करो। ठीक है, और इंडिया में जो हम लोग कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल कन्क्वेस्ट था उसके कारण आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कैसे डिक्लाइन में चली गई उसको भी समझाता हूँ। आप समझिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के ऊपर राजकीय रूप से विजय हासिल किया, जो हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा था। सो वंस द ईस्ट इंडिया कंपनी कंक्वेर्ड ओवर इंडिया, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के ऊपर कंक्वेस्ट हासिल करती है, उसका परिणाम हमको क्या देखने को मिल रहा है, व्हाट वी हैव सीन द आउटकम ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज पॉलिटिकल कंक्वेस्ट। हमने ये देखने की कोशिश की इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स को इन्होंने खत्म कर दिया। अब प्रिंसली स्टेट्स को खत्म कर दिया तो इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स में जो रूलर्स थे उनको क्या कहते थे, नवाब्स कहते थे। अगर मुस्लिम रूलर होगा तो नवाब्स कहलाया जाएगा, या हिंदू रूलर होगा तो उसको हम लोग राजा साहब के रूप में पहचानेंगे। अब क्या हुआ कि ये सब के सब बेरोजगार हो गए क्योंकि इनके पास अब पैसा नहीं बचा है। ठीक है, इंक्लूडिंग ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनके साथ अलग अलग प्रकार की ट्रीटीज की थी जहां पे इनको कहा गया था कि तुमको आज के बाद कोई सेना नहीं रखनी है अगर तुम हमारे शरण में आना चाहते हो। इफ़ यू वांट टू कम अंडर एंड लिव अंडर द ब्रिटिश एम्पायर, अगर आप अंग्रेजों की छत्रछाया में रहना चाहते हो तो आप अपनी सेना नहीं रखोगे, आप अपनी आर्मी नहीं रखोगे। तो हमारे जो रजवाड़े थे, हमारे जो राजा साहिब थे, वो सबके सब प्रैक्टिकली बेरोजगार हो गए थे। बिकॉज ये लोग बेरोजगार हो गए थे तो उनकी कंडीशंस अच्छी नहीं थी। उनको समझ में आ गया कि बेटा अब हमारी ज़्यादा कुछ चलेगी नहीं। ठीक है, तो हमारे जो राजा लोग थे वो सबके सब बेरोजगार हो गए, काफ़ी लोग को डिफीट कर दिया। अब ये वही राजा लोग थे जो डिमांड क्रिएट करते थे। किसके लिए डिमांड करते थे? दे वर द वंस हु वर द डिमांड क्रिएटर्स फॉर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ये वो लोग थे जिन्होंने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की डिमांड क्रिएट की थी। ये वो लोग थे जो उस टाइम पे आपका जो पूरा का पूरा आयरन स्टील इंडस्ट्री था उसका विकास करने का काम कर रहे थे। एंड इन दिस कंडीशन हमको क्या देखने को मिला, हमको यही देखने को मिल रहा है कि इंडिया की आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अंदर एक पूरी प्रकार की वैक्यूम क्रिएट की जाती है और इंडिया में बहुत सारा आयरन स्टील इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट था इसको तोड़ दिया गया। ठीक है, अब आपको 3-4 चीजें आपको एनसीईआरटी के अंदर मिलेगी। इंडिया में आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए जो आपको आयरन ओर मिलना चाहिए वो कहाँ से मिल रहा था। ठीक है, और आयरन स्मेल्टिंग इंडिया में कैसे होता था। ठीक है, तो ये जो आयरन स्मेल्टिंग की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट आयरन स्मेल्टिंग, तो आयरन स्मेल्टिंग के बारे में आपको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट के बारे में एनसीईआरटी ने लिखा है। ठीक है, और ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये अंग्रेजों के दौरान ही बना था, करीबन 1860s के आसपास का संस्था आपको मिलेगा। तो ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इंडिया में बहुत ही वाइड स्प्रेड इंडस्ट्री हुआ करती थी बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश। और उस दौरान हमको ये मिलता है कि आयरन स्मेल्टिंग वाज एट वन टाइम अ वाइड स्प्रेड इंडस्ट्री इन इंडिया and there is hardly a district away from the great alluvial tracts of the Indus, Ganges and Brahmaputra in which the slag heaps are not found। मतलब क्या है कि आप इनफैक्ट गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस के बेसिन को छोड़ दो क्योंकि वो ऊपर के हिली आपके है ना, प्लेन एरिया है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र प्लेन है या इंडस प्लेन है या गंगा के प्लेन है। ठीक है, मतलब आप समझने की कोशिश करोगे तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो आपका गंगा का जो प्लेन है यूं जा रही है गंगा। ठीक है, ये आपका ब्रह्मपुत्र है यूं करके आया। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। इसके साथ साथ आप इंडस को देखोगे तो इंडस यूं करके यहाँ से जा रही है। उसके सिवा आप जितने भी ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट देखोगे खास करके ये वाले रीजन में कहाँ पे आते हैं बेटा, साउथ के अंदर आएंगे। ठीक है, सो ऑल दिस साउदर्न इंडियन रीजन जो भी है आपके साउथ इंडियन रीजन्स आपको मिल जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट्स मिल जाएंगे, छोटे छोटे प्रांत मिल जाएंगे। वहाँ कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे स्लैग हिप्स मिलते हैं। अब ये स्लैग हिप्स क्या है? ठीक है, तो बड़े बड़े मैं कहूँगा कि मट्टी है या बोल्डर्स है या पत्थर है जिसके अंदर से आपको ये आयरन वायरन निकल जाता है। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो हम लोग स्लैग हिप्स के रूप में मूलभूत रूप से ऐसा कह सकते हैं कि एक बड़ा सा एक वेस्ट है जहाँ पे आप इनफैक्ट मेटल को जब स्मेल्टिंग करते हो तो उसके अंदर से आपको जो वो है ना कि कचरा निकलता है उसको भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो उससे हमको समझ में आता है कि भाई इंडिया के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्लैग हिप्स निकले हैं। ठीक है, तो ऑल द स्लैग हिप्स दैट कैन बी फाउंड, उससे हमको समझ में आता है दैट्स कोरिलेट्स, ये हमको समझाता है कि कंटेम्प्ररी इंडिया के अंदर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कैसा चल रहा था। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया की आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री काफ़ी एडवांस हुआ करती थी। इंडिया की आयरन स्टील इंडस्ट्री काफ़ी मैं कहूँगा कि एक अपने दम के ऊपर चल रही थी और अपनी खुद का एग्जिस्टेंस भी हुआ करता था। और भारत में
जो आयरन इंडस्ट्री है आपको स्टोन एज से मिल जाती है, ठीक है। सो आयरन इंडस्ट्री के बारे में स्टोन एज के अंदर अगर आपको एक पीरियड याद होगा तो उसे हम लोग कहते हैं मेगालिथिक पीरियड। क्या कहते हैं बेटा? मेगालिथिक पीरियड, याद रखेगा। ये जो मेगालिथिक पीरियड है, ये मेगालिथिक पीरियड के अंदर इसके बारे में जानकारी दी गई है, और कैसे इंडिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ उसके अंदर भी उसके अंदर मेंशन किया गया है, ठीक है। सो वी फाइंड कि इंडिया के अंदर जो आयरन स्मेल्टिंग है, जो स्मेल्टिंग का प्रोसेस है, वो प्रिमिटिव कंडीशन से ही हमको देखने को मिलता है, और भारत के अंदर हमको बहुत सारी जगह ऐसी मिलेगी जहाँ पे सफिशिएंट सप्लाईज अवेलेबल है, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इन दिस कंडीशंस वी फाइंड कि इंडिया यूज्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिकॉज वी हैड लोकल सप्लाई ऑफ आयरन्स एंड वी हैड गुड कंडीशंस वेयर द लोकल फर्नेसेस वर अवेलेबल। फर्नेसेस समझ में आता है? तो आयरन जो कैसे बनता है, भट्टे के अंदर बनता है, गर्म करके बनता है, तो उसके लिए आपको है ना पूरा एक सेटअप क्रिएट करना पड़ता है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इन दिस कंडीशंस वी फाइंड इंडिया के अंदर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में एनसीईआरटी के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग फोटो दिया गया है। ये पलामू डिस्ट्रिक्ट है, ये आजकल तो खैर अभी झारखंड के अंदर आ गया है, और एनसीईआरटी में बिहार शब्द का उल्लेख किया गया है, खैर ठीक है। सो वी फाइंड कि जो पलामू डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आपको ये आयरन स्मेल्टर्स का एक फोटोग्राफ दिया हुआ है। इससे हमको समझ में आता है कि इंडिया में कैसे आयरन स्मेल्टिंग चल रहा था, इंडिया में कैसे आयरन स्मेल्टिंग का प्रोसेस काफ़ी बड़ी मात्रा में इनफैक्ट ग्रो भी हो रहा था। गेटिंग माय पॉइंट? अब आयरन स्मेल्टिंग के बारे में क्या क्या चीज़ें लिखी गई है, तो एक टॉपिक दिया गया एनसीईआरटी में जिसका नाम है एबंडेंट फर्नेसेस इन द विलेजेस। अब ये क्या कहना चाहता है, व्हाट डज दिस टॉपिक्स इंक्लूड्स? ओके, तो ये टॉपिक हमको दर्शाता है, दिस टॉपिक गिव्स अस द अंडरस्टैंडिंग कि कैसे भारत के अंदर जो गांव हुआ करते थे कैसे भारत के अंदर जो विलेजेस हुआ करते थे मल्टीपल, उसके अंदर बहुत सारे फर्नेसेस मिलेंगे। फर्नेस समझ में आता है आपको? ठीक है, जो भट्टी हम लोग कहते हैं ना। गेटिंग माय पॉइंट? अब इंडिया में ये जो वुड स्टील कैसे बनता था, हाउ द वुड स्टील वाज मेड, ठीक है। तो लिखता है कि प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील रिक्वायर्ड अ हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे जो आपके आयरन के जो मैं कहूँगा कि पार्टिकल्स है उसको कार्बन फाइबर के साथ जोड़ना है, और उसके अंदर बहुत ही हाई आपको रिफाइंड आयरन चाहिए, मतलब ऐसे पिग आयरन नहीं चाहिए जो नॉर्मली हम लोग जो यूज़ करते हैं। यह सबसे पहला आयरन जब रिफाइनिंग प्रोसेस में निकलता है, जब आप गर्म करते हो, तो वो आयरन की डक्टिलिटी और उसकी स्ट्रेंथ नहीं होती है, तो उसको रिफाइन किया जाता है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इंडिया में आयरन स्मेल्टिंग है, ये करीबन 19 सेंचुरी तक चल रहा था, और खास करके दो लोकेशंस के अंदर आपको आयरन स्मेल्टिंग मिलेगा। कहाँ मिलेगा? बिहार और सेंट्रल इंडिया के अंदर मिलेगा। याद रखिएगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयरन ओर्स काफ़ी बड़ी मात्रा में अवेलेबल है सेंट्रल इंडिया के अंदर। आप ये बिहार से लेके झारखंड वाला रीजन, छत्तीसगढ़ वाले रीजन में भी थोड़ा बहुत देख सकते हो, और इसी के कारण इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको स्मेल्टर्स मिल जाएंगे। स्मेल्टर्स कौन है? जो मूलभूत रूप से लोहा बनाने का या लोहे को रिफाइन करने का काम पहले रूप में करेंगे, ठीक है। दैट यूज द लोकल डिपॉजिट्स ऑफ ओर टू प्रोड्यूस विच आयरन विच वाज वाइडली यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ इंप्लीमेंट्स एंड टूल्स ऑफ डेली यूज। तो भारत के अंदर जो छोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग इंप्लीमेंट्स थे उनको भी यूज कर रहा था, इंक्लूडिंग डेली यूज के लिए जो टूल्स चाहिए होते हैं उनका भी उपयोग किया जा रहा था। उससे हमको समझ में आता है कि इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हुआ करती थी। ये इंडस्ट्रीज के अंदर मल्टीपल आपको ये फर्नेसेस का उपयोग मिलेगा, एंड वी फाइंड मल्टीपल थिंग्स वर यूज्ड एंड डेवलप्ड जो इंडिया में उस टाइम पे बना करता था, ठीक है। अब ये फर्नेसेस जो भट्टी थी वो किससे बना करती थी, ठीक है, याद रखेगा। तो इंडिया में जो फर्नेसेस मतलब जो आपको आयरन निकालने के लिए जो प्रोसेस करना पड़ता है, क्योंकि बड़ी सी भट्टी होती है, ये भट्टी के अंदर गर्म करना होता है, ठीक है। तो ये जो भट्टी है किससे बनी होती थी? तो फर्नेस जो फर्नेस है जहाँ पे आग लगती है और उसके बाद आप आयरन बनाओगे, ठीक है। तो इट वॉज बिल्ट ऑफ क्ले एंड ऑल्सो सन ड्राइड ब्रिक्स। तो आपको एट टाइम्स ब्रिक्स का उपयोग मिलेगा, और उसके ऊपर ये लोग है ना क्ले की कवर कर दिया करते हैं। व्हाट दे यूज्ड टू डू? दे यूज्ड टू डू द क्ले कवरिंग, ठीक है। तो क्ले कवरिंग और ब्रिक्स का उपयोग करके भी इन्होंने काफ़ी सारा स्मेल्टिंग करने की कोशिश की थी, एंड वी फाइंड कि इसमें भी आपको फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर मिलेगा, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर स्पिनिंग करने का जो काम है वो कौन किया करती थी? वुमेन काम किया करती थी, और जो वीविंग का काम है, जो कपड़ा बुनने का काम है, वो कौन किया करता था? मेन किया करता था। इंडिया की आयरन इंडस्ट्री के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा कि स्मेल्टिंग वाज डन बाय द मेन। मतलब क्या है कि जो आयरन ओर निकालना है आपको इसके अंदर से, किसके अंदर से, क्या कहते हैं अपना, ठीक है, जो बड़ा सा पत्थर होगा या रॉक होगा उसके अंदर से, तो वो तो पुरुष ही करेगा। बट बाकी जो भी कामकाज है, खास करके जो बेलोस का काम है,
वो सब औरतें किया करती थी। ठीक है, बेलोस क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय बेलोस? ठीक है, तो एनसीईआरटी में बहुत इंटरेस्टिंगली इसकी व्याख्या दी गई। बेलोस इज अ डिवाइस और इक्विपमेंट दैट कैन पंप द एयर। तो आप जो है ना हवा पंप करना पड़ता है आपको, पीछे आपने देखा होगा इस प्रकार का पंपिंग मशीन हुआ करता था। ठीक है, समथिंग लाइक दिस आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये कुछ ऐसे बना होता था, इसका एक हैंडल होता था, एक यहाँ से, ठीक है, फिर एक हैंडल यूं जाता था, गेटिंग अ पॉइंट। और फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा, वी फाइंड दिस काइंड ऑफ ह्यूज इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये क्या होता था, और फिर यहाँ से उसकी नोजल होती थी, गेटिंग अ पॉइंट, और फिर इसकी जो हवा है वो अंदर जाती थी। तो अब इसको जो पंप करोगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, इट विल कॉन्ट्रैक्ट और इट विल, आई वुड से, मतलब ये श्रिंक होगा या फिर इसके अंदर हवा भरी जाएगी। ठीक है, तो यूं यूं करके आप उसको प्रेस करना पड़ता है। ठीक है, तो आप इसको ऊपर नीचे करना पड़ता है, यू आर सपोज टू डू अप एंड डाउन। तो उससे आप जितना अप एंड डाउन करोगे साहब उतनी हवा निकलेगी। ठीक है, तो हवा जो है वो हवा क्यों जरूरी होती है, क्योंकि जो भट्टी होती है, मतलब से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी भट्टी है, तो यहाँ पे आपको नीचे चारकोल रखा होता है, क्योंकि आप जब गर्म करते हो कोई चीज को अपने फर्नेस के अंदर, तब जाके आपकी चीजें बनेगी ना, गेटिंग अ पॉइंट है ना। तो ये आपकी पूरी बहुत ही टेक्निकल प्रोसेस है। ये टेक्निकल प्रोसेस में आपको हाइपोथेटिकली समझा देता हूँ। ये आपका फर्नेस है, ठीक है, दिस इज द फर्नेस। अब ये फर्नेस के अंदर आपने क्या रखा है साहब, इसके अंदर आपने बहुत सारा चारकोल रखा है, मतलब कोयला रखा हुआ है। ठीक है, अब चारकोल की खासियत क्या होती है कि उसको गर्म करना पड़ता है, और इसके ऊपर आपने बड़ी बड़ी आयरन और जो है आपकी जो भी ये है ना बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े हैं, मट्टी के टुकड़े, वो आपने रखे हुए। ठीक है, तो आपको क्या काम करना है, व्हाट यू आर सपोज टू डू। ठीक है, तो आपको ये चारकोल को हवा देनी पड़ेगी, तब जाके ये जलेगा। ठीक है, तो चारकोल को हवा देने के लिए, ठीक है, आपको यहाँ पे वुमेन मिल जाएगी जो मूलभूत रूप से क्या काम करेगी, दे विल बी डूइंग द वर्किंग ऑफ दी, आई वुड से दी पंपिंग ऑफ एयर। ठीक है, तो उसको बेसिकली बेलोस के रूप में पहचाना गया है। और जो स्मेल्टिंग का काम है, जो स्मेल्टिंग का काम है, जहाँ पे इनफैक्ट आपको आयरन ओर को निकालना है, वो कौन करेंगे, मैन करेंगे। तो इससे भी हमको समझ में आता है इंडिया की आयरन फर्नेसिस जो हुआ करते थे, आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए जो फर्नेस हुआ करते थे, और कहाँ पे थे, विलेज लेवल के ऊपर आपको फर्नेसेस मिलेंगे। उसके अंदर भी आपको फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर मिल रहा है, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि औरतें भी काम किया करते थे, पुरुष भी काम किया करते थे। और उससे हमको समझ में आता है कि इंडिया की लेबर इंडस्ट्री में उस टाइम पे, मतलब जो भी प्रोडक्शन हो रहा था, वो प्रोडक्शन के अंदर दोनों का पार्टिसिपेशन दर्शाता है कि काइंड ऑफ इक्वालिटी है, दोनों इकोनॉमिकली साथ में मिलकर काम करेंगे, स्त्री और पुरुष। तो उसके कारण क्या होगा कि आपका जो उत्पादन करने की क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी, और डिवीजन ऑफ वर्क भी हो पाएगा, समझे आप लोग। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क करते हो तो फायदा क्या होता है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क माय फ्रेंड। डिवीजन ऑफ वर्क करने से दो फायदा होंगे। एक तो पहला फायदा ये होगा कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि आपको एक ही काम करना है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। आपकी एक्सपर्टाइज भी आ जाएगी, आप एक्सपर्टाइज भी कर पाओगे। और दूसरा क्या है कि आप क्वांटिटी जो है, वो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन जो है, आप कोई भी चीज़ का निर्माण कर रहे हो, वो भी आप इंक्रीज कर पाओगे। आप देखिए आज की तारीख में बहुत सारी इंडस्ट्रीज में असेंबली लाइन बना के रखी है। आपने क्यों बना के रखी है, वाई वी हैव क्रिएटेड assembly lines in multiple manufacturing industries? The reason the assembly lines are created in the multiple manufacturing industries because they want कि एक ही बंदा एक प्रकार का काम करेगा तो काफ़ी एडवांटेजेस रहेगा लॉन्ग रन के लिए, उसकी एक्सपर्टाइज भी बनेगी और प्रोडक्शन का प्रोसेस भी अच्छे से हो पाएगा, समझे आप लोग। ठीक है, तो इंडियंस भाई साहब, आप बोलोगे कि भाई हम लोग जो टेक्निक यूज़ करते थे, वो टेक्निक में कोई बॉयलर या आपका कोई मॉडर्न फाउंड्री का टेक्निक नहीं था जो आज की तारीख में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में यूज़ होता है। उसके बावजूद भी हम लोग के पास जो भी मिनिमम रिसोर्सेज थे और जो ट्रेडिशनल पैटर्न से हम लोग बनाया करते थे चीज़ों को, उससे हमने काफ़ी चीज़ें इनफैक्ट बनाई भी थी और काफ़ी चीज़ों का निर्माण भी किया था। गेटिंग माय पॉइंट। अब यहाँ से आगे समझने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या लिखा है, व्हाट इज रिटन। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पावर के ऊपर आई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के अंदर जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे उनको ख़त्म कर दिया। कैसे ख़त्म किया, तो उसी को ही हम लोग कहते हैं ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। और हमने ये पढ़ाया था आपको ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर, चैप्टर नंबर 2 जब हमने पढ़ा था, तो मैंने आपको ब्रिटिश कन्क्वेस्ट के अंदर ये भी समझाने की कोशिश की थी कि जो इंडिया की आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। why they were destroyed, because the reason they were destroyed, the government did not like the development of this kind of iron steel industries. Secondly, we also find कि इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो हार जाते हैं तो वो डिमांड क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन दिस कंडीशंस वी फाइंड कि इंडिया की जो आयरन क्राफ्ट इंडस्ट्री है, जो 19th सेंचुरी तक आते आते, मतलब कब होगा, 1850s के बाद वाला जो पीरियड है,
उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन में चली जाएगी, तब तक अंग्रेजों का दबदबा भारत में एस्टेब्लिश हो चुका था, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि फर्नेसेस फेल इनटू द डिसयूज एंड द अमाउंट ऑफ आयरन प्रोड्यूस्ड केम डाउन। अब व्हाई वाज द रीजन, इसके पीछे का क्या कारण था, आप समझिए। तो दो कारण थे। एक तो रजवाड़े हार गए, तो रजवाड़ों ने डिमांड करना बंद कर दिया कि भाई अब हमारे पास अब पैसा ही नहीं है, हम कहाँ से तलवार बनाएंगे, हम कहाँ से हमारे लिए आर्मर्स बनाएंगे, अब युद्ध करने की जरूरत नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। दूसरा क्या है कि आपको आयरन ओर चाहिए, कहाँ से मिलेंगे रॉ मटेरियल्स, आपको जो लोहे के लिए जो ओर चाहिए उसकी, वो ओर कहाँ से मिलती है, तो आयरन ओर मिलती है आपको फॉरेस्ट के अंदर से, ठीक है। अंग्रेजों ने क्या किया था, व्हेन द ब्रिटिश केम टू पावर, इन्होंने जंगल के लिए कानून बनाए थे, फॉरेस्ट लॉज बनाए थे, ठीक है। सो व्हेन द ब्रिटिश एस्टेब्लिश द फॉरेस्ट लॉज इन इंडिया, जब अंग्रेजों ने जंगल के लिए कानून बनाए बहुत सारे, तो उसी का परिणाम हमको देखने को मिलता है। वी फाउंड कि देयर वर मल्टीपल फॉरेस्ट लॉज दैट वर एनेक्टेड, और जंगल के अंदर जो रॉ मटेरियल था उसमें आयरन ओर भी अवेलेबल था साहब। अब जब अंग्रेजों ने जंगल का कानून बना दिया, व्हेन द ब्रिटिश एस्टैब्लिश द फॉरेस्ट लॉज इन इंडिया, तो उसके कारण बहुत सारे लोग थे उनको प्रिवेंट किया गया फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। तो क्या कंडीशन थी कि आप आयरन ओर नहीं लेके आए। इनफैक्ट आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको लकड़ा भी चाहिए, आपको आपको है ना कुछ जलाना हो, इफ यू वांट टू आई वुड से बर्न और इग्नाइट एनीथिंग, तो आपको लकड़ा भी चाहिए उसके लिए। अब लकड़ा भी जंगल में मिलता था, ठीक है। गेटिंग अ पॉइंट। तो इन दिस कंडीशंस वी फाइंड कि मेनी ऑफ द पीपल वर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द आयरन, जो जंगल के अंदर मिलता था, और इसके कारण हमारे जो आयरन स्मेल्टर्स थे वो ना आयरन ओर ले आए, ना ही हम लोग कहेंगे कि लकड़ा ले आए। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इन दिस कंडीशंस आयरन ओर मिलना काफ़ी हम लोग कहेंगे कि मुश्किल हो गया था, ठीक है। उसके बावजूद भी हमारे लोग बहुत ही आत्मनिर्भर थे, हमारे लोग बहुत ही स्वाभिमान थे। द इंडिया की जो आयरन इंडस्ट्री के लोग थे, उनको ये चीज़ समझ में आ रही थी कि भले अंग्रेजों ने हमारा सब कुछ सामान ले लिया, हमको अलाउ नहीं किया जा रहा है क्योंकि इन्होंने कानून पास किया था। हमने ये फॉरेस्ट लॉस के बारे में चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ा है, ट्राइबल लॉस के बारे में हमने पढ़ा था, बहुत डिटेल के अंदर पढ़ाया था मैंने आपको, है ना। तो इन दिस कंडीशंस की अंग्रेजों ने जो कानून पास किए जंगल के लिए, तो हमारे लोग नाराज हो गए। हमने डिसाइड किया कि नो, वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ फॉरेस्ट लॉस। और फिर धीरे धीरे दी आयरन स्मेल्टर्स जंगल के अंदर, है ना, खुफिया रास्ते से जाते थे। उस टाइम पे क्या जंगल की बैरिकेडिंग तो आज की तारीख में भी पॉसिबल नहीं है, तो तब तो बहुत ही तकलीफ थी, है ना। तो जो जंगल की बैरिकेडिंग थी आपकी फॉरेस्ट की, जो भी हम लोग कहेंगे कि एक जो एरिया था, वहाँ से लोग घुसते थे, और उसके बाद फिर वहाँ से ये लोग लकड़ा और आयरन और कलेक्ट करते थे। प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आप कितनी बार चोरी करके लकड़ा लेके आओगे, कितनी बार चोरी करके आप ये आयरन ओर लेके आओगे, तो इट वॉज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। बिकॉज इट वॉज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, वो उस टाइम पे प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल नहीं था, इसके लिए ये इंडस्ट्री फिर ज़्यादा नहीं चल पाएगी, ठीक है। तो मेरे दोस्तों याद रहेगा आपको कि क्या होता है, किस तरह से होता है, ठीक है। और इसी के कारण जब आयरन ओर का सप्लाई कम हो गया, जब आयरन ओर का सप्लाई कम हो गया, वुड का सप्लाई कम हो गया, ऊपर से डिमांड जो लगने वाली थी, वो डिमांड भी आपकी कहीं ना कहीं अब कम हो रही है। व्हेन द डिमांड विच वाज मेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, वो भी अब रिड्यूस कर रही है, तो उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं था। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो द डिमांड वाज रिड्यूस्ड, आपका वुड का सप्लाई कम हो रहा है, आयरन ओर का सप्लाई कम हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। तो उसके कारण जो स्मेल्टर्स थे, जो भी स्मेल्टिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ने वाले लोग थे, वो सोच रहे हैं कि हम करें तो करें क्या और बोले तो बोले क्या, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। सो द स्मेल्टर्स ऑफ दिस कंट्री रियलाइज कि यार हमारी तो अब कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, हम लोग की तो हालत खराब हो गई है, हम लोग को तो पूरी तरह से शोषण किया जा रहा है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड द डिक्लाइन ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री विल टेक प्लेस, समझे आप लोग, ठीक है। तो एज यूजुअल इंडिया के अंदर जब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का डिक्लाइन हुआ, तो जो लोग भट्टे के ऊपर काम किया करते थे, किसके ऊपर काम करते थे, तो मैंने आपको बताया फर्नेस इंडस्ट्री के ऊपर काम करते थे, जिनका पूरा का पूरा कामकाज ही फर्नेस के ऊपर था। तो एनसीईआरटी इसके लिए शब्द लिखती है एबंडेंट फर्नेसेस इन द विलेजेस। क्या शब्द लिखती है कि भाई गांवों के अंदर, भारत के जो गांव थे, भारत के जो विलेजेस थे, उसके अंदर फर्नेसेस एबेंडन कर दिए गए, ठीक है। तो जो आपकी भट्टी हुआ करती थी, उसका एबेंडन कर दिया गया। तो उससे हमको समझ में आता है कि क्या चीज़ें इसका सिग्निफाई करती है, और किस तरह की मल्टीपल पॉइंट्स के द्वारा आयरन स्टील इंडस्ट्री को इंडिया में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया गया। अब समझने की कोशिश करो व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, ठीक है। मैनी ऑफ द पीपल गिव द क्राफ्ट, दे लुक फॉर अदर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार की लाइवलीहुड गेन करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों को फिर जंगल में एक्सेस दिया है। बट वी फाइंड कि आयरन स्मेल्टर्स जो उस टाइम पे
वहाँ पे लोहा लेने के लिए जाते थे, आयरन ओर लेने जाने थे, तो उनको बहुत ही हाई टैक्सेस देने पड़ते थे, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो आयरन ओर अगर मिलता भी है तो आयरन ओर के लिए आपको बहुत ही हाई टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब आप समझो कि ऑलरेडी इनके पास लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई अवेलेबल है, उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इनको बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते हैं। अब जब आप इनफैक्ट प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं कर पाते हो, ठीक है, जब आपकी सप्लाई लिमिटेड है और उसमें भी आपने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं और आपकी डिमांड बहुत ही कम है, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। ये चार कंडीशंस आपकी आयरन इंडस्ट्री के साथ हो गई। प्रोडक्शन कम हो गया साहब, सप्लाई कम हो गया क्योंकि आयरन ओर नहीं मिल रही थी, लकड़ा ज़्यादा नहीं मिल रहा था, टैक्सेस सरकार ने बढ़ा दिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा कि तुम भट्टा चलाते हो, यू आर रनिंग द फर्नेस इन द विलेज, यू आर सपोज टू पे अप फॉर दिस, आपको उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। अरे हमारे लोगों ने कहा कि सर हमारे पास सप्लाई नहीं है, ऊपर से डिमांड भी नहीं है, तो हमको थोड़ी बहुत है ना रियायत तो दे दो। पर ये तो अंग्रेज है साहब, ठीक है, तो क्राइम मास्टर गोगो नाम है इनका, आंखें निकाल के क्या खेलते हैं, ठीक है, गोटियां खेलेंगे, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये कंडीशन में हमको क्या मिल रहा है, हमको यही देखने को मिल रहा है कि अंग्रेज लोगों की जो शासन थी, जो ब्रिटिश रूल था, वो हमेशा दमनकारी रहा है। वो उसने पूरी इंडिया की इंडस्ट्रीज को, इंडिया की जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसको टारगेट करने के लिए अपनी पॉलिसीज बनाई है, और उसके कारण ये टारगेट करने की पॉलिसीज के कंटिन्यूएशन में ही इंडिया के बहुत सारे लोगों की इनफैक्ट इनकम को इफेक्ट किया गया, गेटिंग माय पॉइंट। तो इन दिस कंडीशंस वी फाइंड कि इंडिया की आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को अब धीरे 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 डिक्लाइन में लाने की कोशिश की गई है, ठीक है। अब कैसे कोशिश की गई है, तो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि आपकी इनकम कम हो गई, ठीक है। अब आप समझिए कि आप इनफैक्ट तो भी मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, लोकल मैन्युफैक्चरिंग आपका चालू है। अब लोकल मैन्युफैक्चरिंग जब आपका चालू था, उसी के कंटेम्प्रेरी टाइम्स के ऊपर 19 सेंचुरी में, मतलब 1850s के बाद वाला जो पीरियड है, उसके बाद इंग्लैंड में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। और इंग्लैंड में बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, तो इंग्लैंड से बहुत सारा क्वांटिटी में जो लोहा है, इंग्लैंड में बहुत सारे क्वांटिटी में जो आयरन एंड स्टील है वो इंडिया में भेजा गया, ठीक है, और इंडिया में बेचा गया, गेटिंग माय पॉइंट। अब क्या हो रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस केस, ओके। इन दिस कंडीशन हमको ये देखने को मिला कि इंग्लैंड का जो सामान था, जो इंग्लैंड से आने वाला हमको आयरन इक्विपमेंट्स मिलेगा, आयरन एंड स्टील मिलेगा, उसने क्या कर दिया, इंडिया के मार्केट्स के अंदर एंट्री कर दी। समझ में आया कि नहीं आया। बिकॉज दी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री विच वॉज डेवलप्ड इन इंग्लैंड, उसने भारत के बाज़ारों के अंदर एंट्री कर दी। इसके कारण क्या हो रहा है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। तो इंडिया में जो नॉर्मल लुहार लोग थे, लुहार का मतलब क्या है, जो बेसिकली अलग अलग लोहे का सामान बनाते हैं, दैट इंक्लूड्स अलग अलग सामान बनाना है, यूटेंसिल्स बनाने हैं आपको, कोई घर के बर्तन बनाने हो आपको, पावड़ा कुल्हाड़ी कुछ भी बनाना हो साहब, ठीक है। तो आयरन स्मिथ जो लोग हैं मूलभूत रूप से, ये आयरन स्मिथ लोग जो है, इन्होंने फिर अंग्रेज़ों के द्वारा बेचा गया जो आयरन है उसका उपयोग किया इन मेकिंग ऑफ द यूटेंसिल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। मतलब क्या है, तो पहले क्या था, आप समझने की कोशिश करो, मैं आपको फिर से ये मैपिंग के द्वारा समझाता हूँ या वह ब्लैक बोर्ड के ऊपर समझाता हूँ। पहले ये हुआ करता था कि इंडिया के अंदर इंडियन स्मेल्टर जो था, इंडिया का एक स्मेल्टर था जो आयरन ओर को रिफाइन करते हुए आयरन को प्रोड्यूस करेगा, और इसके बाद आपके जो लोकल मैन्युफैक्चरर था, लोकल मैन्युफैक्चरर था कौन था भाई साहब, आयरन स्मिथ जो था, उसको दे दिया जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लुहार कहेंगे। और ये जो लुहार है अपने हिसाब से उसको जो भी, से फॉर एग्जांपल उसको एक तलवार बनानी है, तलवार बना देगा, गेटिंग माय पॉइंट। या उसको एक फावड़ा बनाना है, चलो लेट मी गिव एन एग्जांपल, एक फावड़ा बनाना है, ठीक है, हथौड़ी बनानी है, चलो हथौड़ी बना दिया, ठीक है। आपने अलग अलग चीजें बना सकते हैं, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अब क्या हो रहा है कि आयरन स्मेल्टर्स जो थे उनके ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए गए, ठीक है, तो उनके ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए गए कि आप भट्टा क्यों चलाते हो, गेटिंग माय पॉइंट। दूसरा क्या था कि उनका जो सप्लाई था, जो आयरन होना चाहिए वो कम कर दिया गया, गेटिंग माय पॉइंट। दूसरा क्या हुआ कि आपके साइड में हम लोग ये भी इंक्लूड कह सकते हैं कि इनको जो वुड चाहिए था, वो वुड भी बहुत ही कम क्वांटिटी में मिलेगा, इनकी डिमांड भी कहीं ना कहीं बहुत ही कम हो गई थी, गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद जो आयरन स्मिथ है, आयरन स्मिथ जब बनाएगा तो उसके पास भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगी। उसके बाद क्या किया इंग्लैंड ने, इंग्लैंड के अंदर जब औद्योगिक क्रांति हुई, व्हेन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड, तो उसका परिणाम हमको क्या मिला, व्हाट वी फाइंड द आउटकम ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति होती है, व्हेन द इंडस्ट्रियलाइजेशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड, तो उसका परिणाम हमको यही मिल रहा है, उसका आउटकम हमको यही मिल रहा है कि इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के बाद जो आयरन है, वो आयरन एंड स्टील इंग्लैंड से आता था, उसने भारत के आयरन स्मिथ को बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। तो गोरे लोग ने कहा कि ओ भाई आयरन स्मिथ, ओ लुहार, ठीक है, चलो लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ लुहार, ठीक है, ये अपना जेठालाल है,
एंड जेठालाल इज द लुहार, ही इज एन आयरन स्मिथ, ठीक है। तो जेठालाल बीइंग द आयरन स्मिथ, अगर ये आयरन स्मिथ के रूप में है तो जेठालाल जो है वो पहले यहाँ से लोकल लोहा खरीदता था, उसकी जगह अंग्रेजों ने उसको लोहा बेचा और जेठालाल ने उसके बाद फिर लोहे से अपनी अपनी अलग अलग कारीगरी बनानी शुरू कर दी, ठीक है। तो उसने स्वॉर्ड बनाया, फिर स्वॉर्ड के साथ हैमर बनाया। तो उससे क्या हो गया साहब, इंडिया की जो लोकल मार्केट है या लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसको फटका पड़ गया, इंग्लैंड की जो मैन्युफैक्चरिंग थी उसको फायदा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ज़रूर से कह सकते हैं कि इंडिया की आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को तोड़ने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए धीरे 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 इन्होंने साजिश करना शुरू कर दिया, ठीक है। सो दिस inevitably lowered the demand for the iron produced by the local smelters, and by the early 20th century the artisans producing iron and steel faced a new competition, ठीक है। तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे आपकी डिस्ट्रॉय हो गई और इस तरह से हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इंडिया में जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी वो टूट जाती है। अब देखो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज टूट रही थी, 1904 तक आते आते, मतलब 20वीं शताब्दी तक आते आते इंडिया में नई नई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज उभर के आ रही है। बाय दी मिडल ऑफ दी आई वुड से अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी इंडिया के अंदर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की एक नई इंडस्ट्रीज उभर के आ रही थी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब ये याद रखेगा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इंडिया में जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो न्यू डेवलपमेंट है वो कब होने शुरू हो गए, हाउ द न्यू डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टुक प्लेस, ठीक है। तो इसमें 1904 के आसपास की बात की गई है और 1904 में अगर आपको जानकारी होगी तो एनसीईआरटी हमको बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें इसके अंदर से लिखती है। लिखता है ईयर वॉज 1904, क्या लिखता है कि 1904 के आसपास की बात थी। और इफ़ यू आर एबल टू रिकॉल समथिंग कॉल्ड एज, एक कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था टिस्को, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, आपने नाम सुना होगा साहब। ये जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसका ग्रोथ होने की शुरुआत हो रही है, अभी अभी हुआ नहीं था, ठीक है, बट इसकी स्टोरी लिखी गई है। अब क्या स्टोरी लिखी गई याद रखेगा। इन द हॉट मंथ ऑफ अप्रैल, चार्ल्स वेल्ड करके एक अमेरिका से जियोलॉजिस्ट हुआ करते थे, भूतल शास्त्री कहते हैं, जो जमीनों का अध्ययन करते हैं। एंड दोराबजी टाटा द एल्डेस्ट सन ऑफ जमशेदजी, तो जमशेदजी तो नहीं थे, ठीक है। और ये लोग छत्तीसगढ़ में जा रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे थे और इनको उस टाइम पे एक ही चीज ढूंढनी थी, दे वर लुकिंग फॉर वन थिंग, और वो क्या थी, आयरन ओर की डिपॉजिट्स। ये चाहते थे कि हम लोग मॉडर्न आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करें। टाटाज वर थिंकिंग कि दे वांटेड टू इंट्रोड्यूस एंड डेवलप अ मॉडर्न आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया एंड दे वर लुकिंग फॉर द मटेरियल्स, उनको रॉ मटेरियल चाहिए थे, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे जगहों के ऊपर रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद फाइनली उनको समझ में आया कि भाई इंडिया में जो सेंट्रल इंडिया वाला रीजन है, खास करके झारखंड छत्तीसगढ़ वाला प्लेटू है, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आयरन का जो ओर है वो अवेलेबल हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? और इस तरह से जमशेदजी जो टाटा है, जो ऑलरेडी उस टाइम पे उद्योगपति थे, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इंडिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करूंगा, ठीक है। प्रॉब्लम ये था कि इंडिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का अगर डेवलपमेंट करना है तो आपको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ आयरन ओर चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया में क्वालिटी ऑफ आयरन ओर काफ़ी हाई हुआ करती थी, बट प्रॉब्लम यही था कि भाई हम लोग को मिल नहीं रहा था, वी वर नॉट एबल टू फाइंड इट, ठीक है। और पहले के लोग जो थे, जो 17th-18th सेंचुरी में बनाते थे, उनका डिक्लाइन हो गया था। तो उनका जब डिक्लाइन हो गया था हमको कुछ ज़्यादा नहीं मिल पाया, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? बट एनसीईआरटी क्या बहुत इंटरेस्टिंग कहती है कि कैसे टाटास को ये सब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में जानकारी मिली कि वन डे आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर मेनी इयर्स इन द फॉरेस्ट, मिस्टर वेल्ड, चार्ल्स वेल्ड करके नाम है, अमेरिका से थे, एंड दोराबजी केम अपॉन अ स्मॉल विलेज, फाउंड अ ग्रुप ऑफ मैन कैरिंग बास्केट लोड्स ऑफ आयरन ओर, ठीक है। तो है ना, माथे के ऊपर टोपरी डाल के, माथे के ऊपर टोकरी डाल के लोग इनफैक्ट बड़ी बड़ी आयरन ओर की जो पीसीज है वो लेके जा रहे थे साहब, ठीक है। तो आप समझिए कि क्या सिचुएशन क्रिएट की गई होगी कि यहाँ पे आपके 3 लोग हैं, ठीक है, चलो लेट मी गिव एन एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके दोराबजी टाटा है, मिस्टर चार्ल्स वेल्ड है और यहाँ पे लोकल पर्सन है। तो ये लोग को तो देख के हंगामा हो गया होगा कि भाई ये ऐसा कैसे हो गया, ठीक है, हम जो चीज़ों को ढूंढने के लिए इतना सारा तड़प रहे हैं, यहाँ तो लोग भर भर के लेके जा रहे हैं माथे के ऊपर, ठीक है। तो ये जो कॉमन मैन था वहां पे, उसको अगरिया कहा गया है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट की वर्ड व्हेन वी टॉक अबाउट द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है। ये अगरिया हुआ करते थे। और जब दोराबजी टाटा ने और चार्ल्स वेड ने ये अगरिया को पूछा, किसको पूछा, अगरिया को पूछा कि बाबू मोशा ये कहाँ से लेके आए, वेर यू गॉट दिस थिंग फ्रॉम, हाँ। तो उन्होंने कहा कि ओ साहब, वो उधर जो पहाड़ है ना साहब, ठीक है, वो पहाड़ के ऊपर से हम लोग लेके आते हैं। और उसके बाद दोराबजी टाटा को
और आपके चार्ल्स वर्ड को पता चल गया कि ये जो आयरन और है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, इससे हम लोग अच्छा खासा लोहा भी बना सकते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होगा कि फिर टाटाज ने अपनी इंडस्ट्री बनाने की शुरुआत कर दी। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न ये आता है कि अगरिया किसे कहते हैं, ठीक है, याद रखेगा अगरिया किसे कहते हैं, हु वर दी अगरियास, ठीक है, हु वर दे। अब यहाँ से एक टॉपिक के ऊपर चले जाते हैं, लेट मी गो टू द टॉपिक कॉल्ड एस एंड लेट अस डिस्कस कि हु वर दी अगरियास, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, याद रखिएगा। तो अगरियास की खासियत क्या हुआ करती थी कि ये कम्युनिटी ऑफ आयरन स्मेल्टर्स है, मतलब जो आयरन स्मेल्टिंग का काम करते हैं ना, मैंने आपको बताया जो लोहे को पिघला के निकालने का काम करते हैं आयरन ओर में से, तो उसका काम करते हैं, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। अब ये जो अगरिया कम्युनिटी जो थी, अगरिया कम्युनिटी थी, ये छोटे छोटे गांवों में रिहा करती थी, दे यूज्ड टू स्टे इन द नॉर्मल विलेजेस। इनफैक्ट ये जो फोटोग्राफ है, दिस फोटोग्राफ इज गिवन इन द एनसीईआरटी ओनली, एंड हाउ द अगरिया कम्युनिटी यूज्ड टू लिव, कैसे वो लोग प्रैक्टिस किया करते थे अपने लाइवलीहुड को, उन सब के बारे में एनसीईआरटी लिखती है, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो सम कम्युनिटीज लाइक अगरिया स्पेशलाइज्ड इन द क्राफ्ट ऑफ द आयरन स्मेल्टिंग। इन द लेट 19th century a series of famines devastated the dry techs of India. In central India, many of the Agaria iron smelters stopped work, deserted the villages and migrated looking for some other works to survive. A large number of them never worked their furnaces again. मतलब क्या है साहब कि एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें की गई है कि बहुत ही लिमिटेड लोग थे जो अगरिया के अंदर आज की तारीख में, जब 20th सेंचुरी के अंदर बात करते हैं, तो बहुत लिमिटेड लोग थे जो आयरन स्मेल्टिंग का काम करते थे। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द फमाइन एंड बिकॉज ऑफ द आई वुड से जो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट होती है, उसके कारण बहुत सारे अगरिया ने अपना जो ट्रेडिशनल कामकाज था, जो पुश्तैनी कामकाज था, वो सब छोड़ दिया और उनको लग रहा था कि भाई इट्स बेटर कि हम लोग कहीं और माइग्रेट हो जाए, वी शुड डू समथिंग एल्स इन लाइफ, ठीक है। तो इस तरह से ये अगरियास ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको ये जानकारी मिली कि आपके जो दोराबजी टाटा है और चार्ल्स वेल्ड है, चार्ल्स वेल्ड और दूसरे कौन से थे, दोराबजी टाटा, ये दोनों मिलके इवेंचुअली वो पहाड़ी की तरफ जाएंगे, ठीक है। और वो पहाड़ी की तरफ जब जाते हैं तो हमको क्या देखने को मिला कि बहुत सारी जगहों में घूमते 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 गए, and on exploring the hill the geologists declared that they had at last found what they had been looking for। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो इस तरह से इंडिया का इतिहास बदल जाता है। ये जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी का नाम याद रखेगा, राजहरा हिल्स, वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशंस व्हेन इट कम्स टू मैपिंग, ठीक है। तो जब जब आप कोई भी टॉपिक को पढ़ोगे माय फ्रेंड, तो एनसीईआरटी से आपको यही पढ़ना है, इसे हम लोग कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस। हम लोग इसी को ही कहते हैं कि कैसे दो लाइनों के बीच में से आपको चीज़ें निकालनी है और वहाँ से आपको देखना है कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है। राजहरा हिल्स एक ऐसी जगह थी जहाँ पे फाइनेस्ट ओर्स पॉसिबल थे, फाइनेस्ट ओर्स पॉसिबल थे, आपकी जो भी अलग अलग प्रकार की हम लोग चीज़ें इसको अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। और इस तरह से बेस्ड ऑन दिस पॉइंट वी फाइंड मल्टीपल जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उसका डेवलपमेंट होने की शुरुआत हो जाएगी। गेटिंग अ पॉइंट और नॉट। अब देखिए क्या था, टाटास को क्या मिल गया, व्हाट द टाटास गॉट, टाटास गॉट समथिंग कॉल्ड एज आयरन ओर, समझे कि नहीं समझे। अब टाटास को आयरन ओर मिलना शुरू हो गया, व्हेन दे गॉट द आयरन ओर, तो उनके लिए अभी एडवांटेज पॉइंट था, ठीक है। अब आयरन ओर तो मिल गया, पर इंडस्ट्री लगाने के लिए और भी चीज़ें चाहिए होती है ना साहब, ठीक है। खाली लोहा मिलने से इनफैक्ट आप इंडस्ट्री नहीं चला पाओगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अब प्रॉब्लम ये था कि जहाँ पे इनको ये आयरन ओर मिला था, ये वो जगह ऐसी थी जहाँ पे बहुत ही ड्राई एरिया था। ड्राई एरिया का मतलब कि बहुत ही पानी अवेलेबल नहीं था, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। एंड द टाटाज रियलाइज्ड कि ये जो पूरी की पूरी लोकेशन है, जो इंडस्ट्री अगर आपको बनानी है तो आपको पानी चाहिए और आपको ठीक ठाक पानी चाहिए। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री रिक्वायर सो मच ऑफ रनिंग वाटर एज वेल, ठीक है। तो वहाँ पे फैक्ट्री लगाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि लेबर भी प्रॉब्लम हो सकता है, इंडस्ट्री को चलाने के लिए आपको ये जो चाहिए होता है, ठीक है, अपना क्या कहते हैं पानी चाहिए, वो भी प्रॉब्लम था। इसके कारण टाटाज ने डिसाइड किया कि हमको आयरन ओर भले मिल गई हो राजा हिल से, पर फैक्ट्री लगाने के लिए कोई अलग जगह ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। सो द टाटास हैड टू कंटिन्यू देयर सर्च फॉर अ मोर सुटेबल प्लेस टू सेट अप देयर फैक्ट्री। दे रियलाइज कि द फैक्ट्री कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड इन दिस लोकेशन बिकॉज ऑफ द मल्टीपल फैक्टर्स, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस। द टाटास उसके बाद क्या डिसाइड करते हैं कि और जगह ढूंढते हैं। द अगरिया कम्युनिटी हेल्प्ड इन द डिस्कवरी ऑफ द सोर्स ऑफ आयरन ओर दैट वुड लेटर सप्लाई द भिलाई स्टील प्लांट। समझ में आया कि नहीं आया आपको, ठीक है। तो भिलाई के अंदर जो इनफैक्ट स्टील प्लांट है, उसको वहाँ पे आयरन ओर जो सप्लाई होता है वो अगरियास की मदद से होता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारा जंगल का एरिया क्लियर किया गया
और सुवर्ण रेखा करके जो नदी है उसके फाउंडेशन के ऊपर या उसके तट के ऊपर एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप उभर के आई, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, उसी को ही हम लोग कहेंगे जमशेदपुर। गेटिंग माय पॉइंट? तो इन दिस कंडीशन वी फाइंड द सिटी ऑफ जमशेदपुर वाज एस्टैब्लिश्ड एट द बैंक्स ऑफ द रिवर ऑफ द सुवर्ण रेखा, याद रखिएगा। और यहाँ पे ही इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो इनको पानी भी अवेलेबल था, इनको आयरन ओर भी अवेलेबल था, ठीक है। सो वी फाइंड द वाटर एंड द आयरन ओर डिपॉजिट्स वर नियर। सबसे पहले राजरा हिल से मिले थे, और टिस्को नाम की जो कंपनी है उसने 1912 तक आते आते 1904 में सबसे पहले इनको आयरन ओर मिला था। वहाँ से लेके आप देखिएगा कि 8 साल का पीरियड जाता है, और 8 साल के पीरियड के बाद बाय द ईयर 1912 हमको ये देखने को मिल रहा है कि इंडिया में टाटा ने टिस्को नाम की जो कंपनी बनाई उसमें लोकल प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। अब आप समझिए, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस पॉइंट। हाँ, इंडिया का जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑलरेडी फटके में है कि नहीं है साहब, क्योंकि स्मेल्टर्स जो है उनको मार्केट नहीं मिल रहा है, ना ही उनकी टैक्सेस बढ़ा दिए गए, बहुत सारे इश्यूज थे। ऊपर से इंडिया में जो लोकल इंडस्ट्री है उसका भी डेवलपमेंट हो गया है, समझे कि नहीं समझे। अब इंडिया में लोकल इंडस्ट्री किसका डेवलपमेंट हुआ था? टिस्को का। अब टिस्को जो है ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, और ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कंसेप्ट में चलती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या है साहब? बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करेंगे, कम दाम के अंदर प्रोडक्शन होगा, क्वालिटी भी अच्छी आएगी, क्योंकि है ना टेक्निकल प्रोसेस आ जाता है उसके अंदर। तो बचा खुचा जो भी इंडियन स्मेल्टर जो था, जो आयरन और प्रोड्यूस करने का कामकाज करना था, लोकल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के कारण, इंग्लैंड से आने वाले सामान के कारण, सरकार की जो टैक्सेशन की पॉलिसीज थी उनके कारण, इन सब कंडीशंस में इंडिया की स्मेल्टिंग इंडस्ट्री को डिक्लाइन में जाना पड़ा, समझे आप लोग। तो एनसीईआरटी में जो टॉपिक है जिसे हम लोग कहते हैं एबंडेंट फर्नेसेस, क्या कहते हैं? एबंडेंट फर्नेसेस, कि भाई भारत के अंदर जो फर्नेस इंडस्ट्री है, मतलब फर्नेस मतलब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, वो क्यों डिक्लाइन में गई, किस तरह से डिक्लाइन में जाती है, उसके पीछे का क्या क्या कारण था, उसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब आगे चलते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से इंडिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। टाटास जो है वो टाटास किस तरह से अपना प्रोडक्शन करने की शुरुआत करेंगे। अब देखिए, अब थोड़ा बहुत टाटा के बारे में देखते हैं। अब देखो, टाटा को compete किसके साथ करना था? टाटा को compete करना था इंग्लैंड से बनने वाले जो स्टील था उसके साथ, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। क्योंकि इंग्लैंड से उस टाइम पे आयरन एंड स्टील आ रहा था, इंपोर्ट करके भारत के बाजारों में बेचा जा रहा था। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। तो टाटा जो है जब बनता है उसके कंटेम्प्रेरी टाइम में इंडिया बहुत सारा आयरन एंड स्टील इंग्लैंड से इंपोर्ट कर रहा था। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अब क्या हो रहा है, दिस इज द पीरियड ऑफ 1900, समझे कि नहीं समझे। ये पोस्ट 1900 का पीरियड है, मतलब 1900 के बाद वाला पीरियड है, ठीक है। तो मैंने आपको ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बताया सुवर्ण रेखा नदी के ऊपर जो टिस्को ने बनाई थी उसके बारे में, ठीक है। अब देखिए पोस्ट 1900 की क्या स्टोरी है, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ पोस्ट 1900। इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो अंग्रेजों की सरकार थी, वो बहुत सारा रेलवेज का एक्सपांशन कर रही थी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अब रेलवेज में आपको क्या चाहिए? पटरी चाहिए साहब, उसके लिए लोहा लगेगा, फिर आपको डब्बा बनाना है, इंजन बनाना है। तो विदाउट द आयरन एंड स्टील डेवलपमेंट यू कैन नॉट बिल्ड द रेलवेज, ठीक है, दैट इज वेरी क्लियर कट। और भारत में अंग्रेजों ने करीबन 45,000 किलोमीटर के आसपास रेलवे के पटरी बना के रखे थे। अगर आपने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा भी है और थोड़ा बहुत हिस्ट्री जानते हो, तो इससे हमको समझ में आता है कि इंग्लैंड का बहुत बड़ा मार्केट था भारत के अंदर। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में जो भी पटरी बनती थी, रेलवे का सामान बनता था, वो सबका सब कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि भारत के अंदर सप्लाई होता था, ठीक है। और ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि इंडिया के अंदर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। सो इंडियन रेलवेज वर अनविलिंग टू बिलीव दैट गुड क्वालिटी स्टील कुड बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। एंड इनका यही मानना था कि भले टाटा वाले ने अपनी स्टील इंडस्ट्री लगा दी है, पर हमारी क्वालिटी का जो लोहा नहीं बना पाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अब प्रॉब्लम क्या हो गया साहब, ठीक है, टिस्को नाम की कंपनी बनी, उसको इनिशियली डिमांड नहीं मिलती है। इनफैक्ट अंग्रेजों ने ये जमशेदजी टाटा को डिस्करेज करने के लिए कहा था कि अगर आपको लोहा बनाना है तो यू नीड टू मेक एज पर द ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स। क्या कहते हैं? ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स। अब व्हाट डू मीन बाय द वर्ड्स ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स माय फ्रेंड? तो आपको है ना क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स मिलेंगे। आजकल हम लोग जो स्टैंडर्ड्स बिलोंग करते हैं उसे हम लोग BIS स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फॉलो करते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कहते हैं। आपने ये चीज़ पढ़ी होगी अगर आप थोड़ा बहुत टेक्निकल चीज़ों जो जानते हो। इनफैक्ट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इज एन ऑर्गेनाइजेशन
जो आज की तारीख में हर एक चीज़ को क्वालिटी सर्टिफिकेट देता है घुमा फिरा के, ठीक है। कि कैसे आपने आपने देखा होगा कि कोई आप पानी का बोतल लोगे या कोई खाना लोगे तो उसके आईएसआई मार्क मिलता है, ठीक है, वो बीआईएस देता है। तो वैसे स्टील जो है, स्टील की भी क्वालिटी होती है अलग अलग प्रकार की। अब आज भारत बीआईएस फॉलो करता है, बट पहले तो बीआईएस था नहीं, क्योंकि अंग्रेज़ों की साम्राज्य था भारत के ऊपर, पॉलिटिकली पावर उनका था। तो अंग्रेज़ों ने ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स की पॉलिसी लेके आई, एंड इन दिस ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स पॉलिसी अंग्रेज़ों ने क्या किया कि इन्होंने जानबूझ के इसके अंदर ये चीज़ें इंक्लूड की और इसके अंदर लिखवाया कि एज पर द ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स यू आर सपोज टू सप्लाई दिस इज द क्वालिटी ऑफ द स्टील, ठीक है। तो टिस्को को इनिशियली डिमांड नहीं मिलती है। प्रॉब्लम ये हो गया कि टिस्को मौके पे चौका मार देता है व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। कब होता है? 1914 के अंदर। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो ब्रिटेन की जो इंडस्ट्री हुआ करती थी उनको समझ में आ रहा है कि अगर हमने भारत के अंदर आयरन एंड स्टील का सप्लाई बढ़ा के रखा रेलवेज और बाकी सबका डेवलपमेंट के लिए, तो उस दौरान फिर हमको वॉर में कौन मदद करेगा। तो ब्रिटेन की इंडस्ट्री जो है वो पहले इंडिया में ज़्यादा सप्लाई करती थी, इंडिया में सप्लाई ज़्यादा करती थी, ठीक है, अपना सामान बना बना के। प्रॉब्लम ये हुआ कि अब इंडस्ट्री को टारगेट दिया गया कि तुमको वॉर में सप्लाई करना है, किसके लिए? मिलिट्री के लिए। समझ में आया कि नहीं आपको? ठीक है। सो बिकॉज द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड and then the I would say the policy makers in Britain decided कि इंग्लैंड के अंदर अब जो भी सामान बन रहा है उसको युद्ध के अंदर उपयोग करना है। तो इन दिस कंडीशंस वी फाइंड व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, इंग्लैंड का जो भी स्टील था वो युद्ध के अंदर यूज होता है, वहाँ यूरोप के अंदर यूज हो। और इस दौरान इंडिया को लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट आती है टिस्को के पास और टिस्को को कहती है कि भाई हमको तुम्हारा रेलवे का पटरी बनाने के लिए स्टील चाहिए, हमको तुम्हारी इनफैक्ट जो भी हम लोग कह सकते हैं कि जो भी प्रोडक्शन है वो चाहिए। इंग्लैंड से अब इंपोर्ट नहीं हो रहा था, इंडिया की रेलवेज का विकास करना है, उनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए इंडिया में लोकल, तो इसके कारण टिस्को नाम की कंपनी बन के आ गई, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो टिस्को स्टार्टेड मेकिंग द शेल्स एंड द कैरेजेस फॉर द वॉर। इन्होंने बहुत सारे पटरिया वो है ना कैरेज बनाए, शेल बनाए बहुत सारी, ठीक है। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें होगी। 1919 की कंडीशन ये थी कि 90% ऑफ द स्टील जो टिस्को मैन्युफैक्चरर कर रहा था वो सबका सब सरकार खरीद रही थी। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? एंड इन दिस कंडीशंस वी फाइंड कि टिस्को दैट वाज वन ऑफ द ओनली प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज इन इंडिया, वो वन ऑफ द बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री के रूप में उभर के आई विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। क्योंकि सरकार चाहती थी कि भाई तुम स्टील बनाओ, हम तुमको खरीदते लेंगे, हमारी बहुत सारी डिमांड हो रही है। गेटिंग माई पॉइंट? सो इन केस ऑफ आयरन एंड स्टील एज इन द केस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, industrial revolution occurred in England when the British imports into India declined and market for the Indian industrial goods increase. In this condition we find कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उसके बाद जब हम लोग बात करेंगे when we talk about the first world war and after the first world war, वी फाइंड कि इंडिया के अंदर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का काफ़ी डेवलपमेंट होता है। इन दिस कंडीशंस वी सी कि बहुत सारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का विकास हुआ। अब देखो प्रॉब्लम क्या था, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, ठीक है। एज द नेशनलिस्ट मूवमेंट डेवलप्ड द इंडस्ट्रियल क्लास बिकेम स्ट्रॉन्गर, द डिमांड फॉर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन बिकेम लाउडर। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उस टाइम पे हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को ज़्यादा विकसित नहीं करना चाहती थी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? और ब्रिटिशर्स एट टाइम्स आप देखोगे तो इंडिया की मार्केट को खुला छोड़ देते थे एंड दे वर नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। तो हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे उनको बहुत फटका पड़ रहा था। बट बिकॉज ऑफ द नेशनल मूवमेंट, आपने देखा होगा गांधी जी है या बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके सरकार को बहुत लताड़ा और सरकार को ये कहा कि साहब अगर आप इंडिया का कहूँगा कि रिफॉर्म करना चाहते हो, इंडिया की सोसाइटी को अगर बदलना चाहते हो, तो इन्होंने यही डिमांड की कि आप इनफैक्ट इंडियंस की जो डिमांड है वो फुलफ़िल करो, इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को आगे ग्रो कराओ, इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराओ। और इस तरह से इंडिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो मॉडर्न टाइम में डेवलप होती है, टिस्को विस्को जैसी इंडस्ट्रीज़ बनेगी। गिनी चुनी इंडस्ट्रीज़ थी, बाकी आज़ादी के बाद फिर ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ आपको मिल जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? वर्ल्ड वॉर्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अंदर मिलेगा। और जब वर्ल्ड वॉर होता है, व्हेन द वर्ल्ड वॉर विल टेक प्लेस, वी फाइंड टिस्को जो है अपनी कैपेसिटी को एक्सपांड करेगा। उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब हमारे पास डिमांड ज़्यादा है। और इस तरह से ये फोटोग्राफ के अंदर दिखाया गया कि कैसे जमशेदपुर के अंदर नए बॉयलर आ रहे हैं, नए पावर प्लांट्स आपके बनाए जा रहे हैं और उससे भी इनका काफ़ी प्रोडक्शन बढ़ता है। और इस तरह से इंडिया के अंदर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो एक अलग ही डायमेंशन में उभर के आई। बट इंडिया में जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, जो चाहे वीविंग इंडस्ट्री हो मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो
या यही प्रकार की इंडस्ट्री जिसे हम लोग क्या कहेंगे मूलभूत रूप से कि आपकी जो लोकल इंडस्ट्रीज थी उसको डिक्लाइन में भेज दिया गया है। समझे आप लोग? ठीक है, तो ये चैप्टर के अंदर हमने जो एनसीईआरटी का, अगर ओल्ड एडिशन आप पढ़ रहे हो न्यू एनसीईआरटी का ही, वो चैप्टर नंबर 7 है। अगर आप इनफैक्ट न्यू एडिशन पढ़ रहे हो तो चैप्टर नंबर 6 है। दोनों सेम ही है, मैंने आपको पहले भी बताया था, बोथ आर सेम ओनली। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर जब आएंगे तो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंडिया के लोगों के ऊपर अंग्रेजों ने अब सिविलाइजेशन का एक माहौल बनाया। क्या बनाया? सिविलाइजिंग द नेटिव। भारत का जो स्थानिक इंसान है उसको सभ्य बनाने की कोशिश की गई और इंडिया को कहा गया कि भाई देखो, हम तुमको सभ्य बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, बट एज ऑलवेज हम लोग देखने की कोशिश करते हैं एनसीईआरटी में और क्या क्या चीज़ें लिखी गई है। ठीक है, अब देखिए इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन तो कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, बहुत ही लिमिटेड होता है। एनसीईआरटी में इंडस्ट्रियलाइजेशन इन जापान के ऊपर एक टॉपिक लिखा गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा बहुत पढ़ते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन जापान इन द लेट 19th सेंचुरी प्रेजेंट्स अ कॉन्ट्रास्ट टू दैट ऑफ इंडिया। मतलब जो इंडिया में होता है वो सब विपरीत होता है। द कॉलोनियल स्टेट इन इंडिया कीन टू एक्सपांड द मार्केट फॉर द ब्रिटिश गुड्स वाज अनविलिंग टू सपोर्ट द इंडियन इंडस्ट्रीज। इन जापान द स्टेट एनकरेज द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। इनफैक्ट जापान के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज किया था और फिर उसके बाद उसको ग्रो कराने के बाद प्राइवेट सेक्टर्स को बेच दिया गया। ठीक है, एक डायनेस्टी आती है मेइजी डायनेस्टी, अगर आपने जानकारी होगी। एक्चुअली जापान के अंदर हुआ ऐसा कि 1853 में, इन द ईयर 1853, ये कोमोडोर पैरी करके आपके एक अमेरिकन नेवी के ऑफिशियल थे। ये कोमोडोर पैरी ने जापान को धुआं धुआं कर दिया। ठीक है, तो मेरे जो प्लस के स्टूडेंट्स होंगे उनको थोड़ा बहुत जानकारी होगी, या आपने ऐसे भी पढ़ा होगा। तो ये कोमोडोर पैरी ने जापान के ऊपर आक्रमण किया और जापान को पूरा मार्केट के हिसाब से तोड़ दिया। तो जो जापान में फिर जो नई डायनेस्टी आई, जो उनकी पुरानी डायनेस्टी से उसको टॉपल कर दिए, ये मेइजी डायनेस्टी ने 1868 में पावर को कैप्चर किया। तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई जापान को हम लोग को इंडस्ट्रियलाइज करना पड़ेगा टू रेजिस्ट द वेस्टर्न डोमिनेंस। वेस्टर्न डोमिनेंस का मतलब क्या है कि जो पश्चिमी देश आके हमारे उधर तांडव कर रहे हैं उसको बंद कर देना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो इन दिस कंडीशंस उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन करना शुरू किया, पोस्ट टेलीग्राफ, रेलवे, बहुत सारी चीज़ें बनाई, शिपिंग इंडस्ट्री को डेवलप किया। बहुत सारी इंडस्ट्री को इन्होंने टेक्नोलॉजिकली पश्चिमी देशों से बोरो किया। सो द एडवांस टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्ट वाज इम्पोर्टेड एंड एडेप्टेड टू द नीड्स ऑफ द जापान। बहुत सारे फॉरेन के एक्सपर्ट्स को बुलाया गया कि भाई आओ आप, इनफैक्ट ठीक है, हमारे लिए कुछ बना के जाओ। इंडस्ट्रियलिस्ट वर प्रोवाइडेड विद जनरस लोन्स फॉर द गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट एंड लार्ज इंडस्ट्रीज वर फर्स्ट स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड सोल्ड ऑफ एट चीप रेट्स टू द बिजनेस फैमिलीज। आप समझिए कि हाउ द स्टेट स्पॉन्सर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन विल टेक प्लेस इन जापान। जापान का इंडस्ट्रियल मॉडल जो है काफ़ी अद्भुत प्रकार का है। और जापान का अगर आप इंडस्ट्रियल मॉडल देखोगे, व्हेन वी सी द जापान इंडस्ट्रियल मॉडल, तो हमको बहुत सारी चीज़ें जापानीज इंडस्ट्रियल मॉडल से समझ में आती है कि भाई जो उनकी जो गवर्नमेंट है वो उस टाइम पे डिसाइड कर रही है कि भाई कुछ भी हो जाए हम लोग हमारी इंडस्ट्रीज़ को बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे? तो पश्चिमी देशों से मशीन्स इंपोर्ट किया, बहुत सारे फॉरेन एक्सपर्ट्स को उन्होंने हाई सैलरी पे बुलाया कि आपके वहाँ क्या बना रहे हैं हमको बताइए। ठीक है, फिर ट्रेनिंग दी उन्होंने, इनफैक्ट गवर्नमेंट ने लोन देना शुरू किया, बैंकिंग सिस्टम को पूरा रिवाइव किया जाता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पहले सरकार बनाएगी और सरकार ने जब उसको बना दिया उसके बाद उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया और सस्ते भाव में बेचा। क्यों भेजा? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि ये इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर के हाथ में रहे, प्राइवेट सेक्टर को रिस्क ना झेलना पड़े। व्हेन द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट द प्राइवेट सेक्टर शुड नॉट फेस एनी काइंड ऑफ रिस्क, इसके लिए इन्होंने डिसाइड किया कि हम आपको बना के देंगे। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का मॉडल है। इसके ऊपर आगे की जो चैप्टर्स है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन इंडिया कॉलोनियल डोमिनेशन क्रिएटेड बैरियर्स टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या लिखता है एनसीईआरटी कि बेसिकली जो आपकी ब्रिटिश सरकार थी उसने बहुत सारे बैरियर्स क्रिएट किए। जापान फियर ऑफ फॉरेन कंक्वेस्ट स्पर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बट दिस ऑल्सो मेंट दैट द जापानीज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग वॉज लिंक्ड टू मिलिट्री नीड्स। क्यों? क्योंकि जापान का एक ही मानना था कि हमारे ऊपर आक्रमण किया था अमेरिका के कमोडोर पैरी ने, उसी प्रकार का आक्रमण हम दूसरी बार नहीं करने देंगे। तो क्या किया? इंडस्ट्रीज बनाओ, इंडस्ट्री बनाओगे तो इकोनॉमी ग्रोथ होगा, और जब इकोनॉमी ग्रोथ होगा तो हमारी आर्मी भी स्ट्रांग होगी। समझे कि नहीं समझे? है ना? तो कोश मूलो दंड का सिद्धांत जापान ने फॉलो किया। ठीक है, तो इफ यू वांट टू मेक अ ग्रेट एम्पायर एंड द ग्रेट एडमिनिस्ट्रेशन यू नीड टू हैव गुड इकोनॉमी, एंड गुड इकोनॉमी इंक्लूडिंग द टैक्सेशन सिस्टम एंड ऑल दिस थिंग्स नीड्स टू बी रिफाइंड। तो जापान का इंडस्ट्रियलाइजेशन है अर्ली 1900 के अंदर बहुत अलग प्रकार से होगा, इंडिया में तो होता ही नहीं है। खैर आज की तारीख में इंडिया ये जो मेक इन इंडिया कर रहा है,
ये मेक इन इंडिया और कुछ नहीं पर इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक सपना है जो अधूरा रह गया था, वो पूरा करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूड करते हैं ये चैप्टर को। अब एक दो इसके अंदर क्विज दिया हुआ है, उसको क्विज को खाली गो थ्रू कर देते हैं। ठीक है, आपको पहला लिखा गया है, imagine you are a textile weaver in the 19th century, textile produced in the Indian factories are flooding the market, how would you have adjusted to the situation? अरे भाई कुछ नहीं, ठीक है मैं रिएक्ट कर देता, और रिएक्शन में क्या होगा भाई, इंडिया के लोग फिर रिवॉल्ट करेंगे। तो मल्टीपल रिवॉल्ट्स होते हैं अंग्रेजों के सामने कि भाई तुमने हमको बेरोजगार कर दिया। ठीक है, तो दिस वाज बाउंड टू हैपन, ये तो रिएक्शन आने ही वाला था। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ हैड अ लार्ज मार्केट इन द यूरोप? तो मैंने आपको बताया कि इंडिया के बहुत सारे क्लॉथ थे। एक तो चिंज नाम का कपड़ा था, चिंस के साथ मुस्लिन नाम का कपड़ा था, उसका था। फिर आपको कैलिको मिल जाएगा। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। व्हाट इज जामदानी? जामदानी इज एन एग्जांपल ऑफ मलमल ओनली, ये आपके ढाका के अंदर बनता है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? व्हाट इज बैंडाना? बैंडाना एक स्कार्फ के रूप में है, हम लोग हेडगेयर के रूप में पहन सकते हैं। ये शब्द का उद्भव कहाँ से आया था? बांधनी से हुआ था। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अगरिया कौन थे? अगरिया आयरन स्मेल्टर्स थे जो सेंट्रल इंडिया में रहा करते थे। ठीक है, ये चिंस नाम का शब्द कहाँ से आया? तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, कैसे आता है? टीबू स्वॉर्ड आपकी कार्बन स्टील से बनती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिक्लाइन इन विच सेंचुरी? ठीक है, तो 19th सेंचुरी तक आते थे, डिक्लाइन में चली जाएगी। हाउ डू द नेम्स ऑफ डिफरेंट टेक्सटाइल्स टेल अस द हिस्ट्री? ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि चिंस नाम का शब्द है, या बैंडाना करके शब्द है, या कैलिको शब्द करके शब्द है, ये अलग अलग हिस्टोरिकल टर्म्स के रूप में आज की तारीख में हमको मिलते हैं। क्योंकि बैंडाना बांधनी से आया है, चिंस जो है ये आपके कपड़े से आया है, आपके क्लॉथ से आया है, और कैलिको भी कॉटन से आया है। गेटिंग माय पॉइंट? व्हाई डू वुल एंड सिल्क प्रोडक्शन इन इंग्लैंड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द इंपोर्ट ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल्स इन द 18th सेंचुरी? अरे भाई प्रोटेस्ट ही करेंगे ना, इंडिया पूरा का पूरा इंग्लैंड का मार्केट कंट्रोल करके बैठा था, इसके लिए तो प्रॉब्लम होगा। गेटिंग माय पॉइंट? हाउ डिड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्री अफेक्ट द टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स इन इंडिया? मतलब इट्स अ वेरी लेंथी टॉपिक, बट मैंने आपको बताया था कि इंडिया की मार्केट को तोड़ दिया गया है। Why did the iron smelting industry decline in the 19th century? मैंने आपको बताया कि लोकल डिमांड खत्म हो चुकी थी, ब्रिटेन से सामान आना शुरू हो गया था, और फिर हमारे लोग बेचारे बेरोजगार हो गए थे, जंगल के कानून पास किए गए थे, आपके आयरन और वो सब नहीं लेके आ पा रहे थे। ठीक है, What problems did the textile industry face in the early year of its development? मैंने आपको बताया कि कंपटीशन ज़्यादा था, इनफैक्ट ब्रिटेन से सामान सस्ता आ रहा था, इंक्लूडिंग हमको ये भी देखने को मिल रहा है कि इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पास लेबर से और बाकी सारे मार्केट के भी प्रॉब्लम थे। ठीक है, वॉट हेल्प टिस्को एक्सपांड दी प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? तो मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड से जो आयरन है वो कम हो गया क्वांटिटी के अंदर, और अंग्रेजों को ज़रूरत थी रेलवे और सब हथियार बनाने के लिए, तो टिस्को को ऑर्डर दिया गया, टिस्को ने बनाना शुरू कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद फाइंड आउट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एनी क्राफ्ट एरिया दैट यू लिव अराउंड। ठीक है, और दिखा गया है कि द चेंजेस इन द टेक्निक्स दे यूज एंड द मार्केट दे सप्लाई हैव दिस चेंज्ड इन द पास्ट 50 years? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग यार। देखो, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, हर एक चीज के ऊपर आपको मिलेगा। ऑन अ मैप ऑफ इंडिया लोकेट द सेंटर्स ऑफ डिफरेंट क्राफ्ट टुडे, फाइंड आउट द सेंटर्स केम अप। ठीक है, तो हमने आपको पुराने क्लास के अंदर ये मैपिंग कराया हुआ है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द मैपिंग इन द प्रीवियस क्लासेस। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे अलग अलग सेंटर्स उभर के आए व्हेन इट कम्स टू द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पे कंक्लूड हुआ है, दिस चैप्टर हैज कंक्लूडेड इन दिस टॉपिक। हम लोग जब नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मिलेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 है, मतलब ये यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे भी यही मिलेगा, सॉरी चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8, और यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 मिलेगा। मतलब ओल्ड एडिशन में चैप्टर नंबर 8 9 है, न्यू एडिशन के अंदर आपको चैप्टर नंबर 7 8 मिलेगा। उसमें सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेशन द नेशन और वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म का एक टॉपिक इंक्लूड किया गया, तो विल बी डिस्कसिंग ऑन दैट टॉपिक, इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर को सोशल रिफॉर्म्स के साथ जोड़ेंगे। अंग्रेज लोग क्यों चाहते थे कि भारत को शिक्षा दी जाए, अंग्रेज लोग क्यों चाहते थे कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में कुछ बदलाव किया जाए, अंग्रेज लोग ने ही क्यों इंडिया में सोशल रिफॉर्म्स करने की शुरुआत की, खास करके वुमेन सेंट्रिक रिफॉर्म्स लाए, सती प्रथा को नाबूद किया, फिर आपकी इन्फेंटिसाइड दूध पीती प्रथा थी उसको अबॉलिश किया। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर से मिलेगी, तो उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे एंड विल बी डिस्कसिंग कि कैसे इंडिया में सोशल रिफॉर्म्स की शुरुआत हो गई। आपको ये सेशन अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर से बताइएगा ऑन दी कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको फीडबैक फॉर्म मिलेगा। अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, यू कैन ऑलवेज यूज़ द कोड PN लाइव। इनफैक्ट आप एनी अदर सब्सक्रिप्शन भी लेना चाहोगे तो आप ये यूज़ कर सकते हो। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको 10% ऑफ मिल जाएगा इन दी आई वुड से डिस्काउंट्स, एंड आप कोई भी बैंक, SSC, स्टेट PCS, कोई भी एग्ज़ाम के अंदर आप ये कोड तो यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो तो मैं करूँगा कि आप मेरा ही कोड यूज़ करिएगा,
मैं आपको पर्सनली गाइड भी कर पाऊंगा, आपके साथ जुड़ा हुआ भी रहूंगा। आपके जो भी डाउट्स होंगे वो मैं लाइव सेशंस के अंदर पूरी तरह से हम लोग आंसर करते हैं और आपको बहुत ही डेडिकेटेड और स्ट्रक्चर वे के अंदर तैयारी कराएंगे। और आप चाहते हो कि आपको एक मेंटर मिले जो आपको तैयारी में मदद करे, तो मैं आपको कहूँगा कि यू कैन टेक द अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लस के उपरांत मिलता है, दिस इज अवेलेबल ओवर प्लस, ठीक है। तो अनअकैडमी प्लस तो आप ले ही सकते हो, बट प्लस के सिवा आप चाहते हो तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज अवेलेबल ओनली इन द 1 ईयर और 2 ईयर ऑफ सब्सक्रिप्शन। उसके अंदर आपको ज़्यादा या मिनिमम 1 महीने के लिए कोई मेंटरिंग नहीं दे पाएगा, क्योंकि मेंटरिंग इज आई वुड से इवोल्यूशनरी प्रोसेस, उसका टाइम भी लगता है, समझे आप लोग, ठीक है। तो उसके कारण हम लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि यू कैन टेक द प्लस और द आइकॉनिक, इट्स अप टू यू। आइकॉनिक में भी आप PN लाइव कोड यूज़ कर सकते हो, आप मेरे साथ जुड़ पाओगे, मेरे लाइव क्लासेस को अटेंड कर पाओगे और मेरे जो भी डाउट्स होंगे उसको भी मैं आपको आराम से सॉल्व कर पाऊंगा। If you got any queries, you can definitely call us on the number that is being given in the scroll। ये नंबर है हमारा, ठीक है, ज़रूर से। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप प्लीज़ उसको ज्वाइन करिएगा टेलीग्राम चैनल को, सो यू विल गेट ऑल द अपडेट्स। दिस इज माई कोड एंड दिस इज माई प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी, नायक प्रतीक। Please follow this profile, you'll get all the updates about what new courses are being launched, including the special classes जो मैं वहाँ पे continuously लेता रहता हूँ अनअकैडमी प्लस के ऊपर या अनअकैडमी के एप्लीकेशन के ऊपर। ये फ्री होते हैं, दे आर फ्री स्पेशल क्लासेस, आपको वहाँ पे आके अटेंड करना है। वहाँ पे मैं PYQs और बहुत सारे टॉपिक्स को भी डिस्कस करता हूँ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग इंडियन एजुकेशन रिफॉर्म्स के ऊपर चले जाएंगे एंड देन वी कैन गो टू द सोशल रिफॉर्म्स एज वेल। आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन कीप स्टडिंग।